मैं मेडिकल की तालिबा थी। मेरी रिहान से मोहब्बत की शादी होने जा रही थी। शादी की रात मैं स्टेज पर बैठी अपने मनपसंद दुल्हा का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मेरे दुल्हा ने मेरा घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरे जैसे होश उड़ गए और मैं वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि आज की वीडियो में दो कहानियां शामिल की गई हैं जो हकीकत पर मबनी हैं, और ये जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानियों में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कराची की रहने वाली हूँ, इस चमकते हुए शहर में कि जहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की रेल पेल और बहुत दौलतमंद लोग भी रहते हैं। बास तो इतने अमीर कबीर कि लगता है कारून का खजाना इन्हीं के पास है। मेरे अब्बू और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वालिदैन इस रिश्ते पर राज़ी ना थे। काफ़ी मनाने के बाद बल आखिर उन्होंने अपने अपने वालिदैन को नाराज़ करके कोर्ट मैरिज कर ली। अब ना तो अब्बू के घर वाले उनसे मिलते थे और ना ही अम्मी के। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और शादी के एक साल बाद ही मैंने जन्म लिया। अब उनकी ज़िंदगी मज़ीद खुशियों से महकने लगी। उन दिनों मैं 2 साल की थी। मेरे अब्बू जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे, उसके मालिक का नाम सेठ जमशेद था। सेठ जमशेद कुछ अर्सा कबल इस कदर अमीर आदमी ना थे, मगर फिर यकायक उनके कारोबार में तरक्की होने लगी और दौलत उनके घर के दरवाजे तोड़कर अंदर आने लगी। देखते ही देखते उनका कारोबार फैलता ही चला गया। अपने मुल्क के अलावा बैरून मुल्क भी उनके कारोबारी रवाबत कायम हो गए। एक बार उन्हें कारोबार में गैर मामूली मुनाफा हुआ तो सेठ जमशेद ने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। इससे पहले मेरी अम्मी कभी अब्बू के साथ किसी कारोबारी दावत में ना गई थी। मेरे अब्बू ने पहली बार अम्मी से कहा कि तुम भी दावत में चलना, मेरे साथ मुलाजमत करने वाले दूसरे लोगों की बेगमात भी आएंगी। मेरी अम्मी ऐसी तकारीब में जाने से घबराती थी, लेकिन अब्बू के इसरार करने पर चली गई। दावत के लिए उन्होंने अपना जोड़ा निकाला जो वो पहले भी पहन चुकी थी। ये एक सादा सा मगर नफीस सूट था। मुकर्रर रोज़ वो अब्बू के साथ दावत में चली गई। वहाँ अब्बू के देगर कोलीग्स की बेगमात से मिली। अब्बू ने सेठ साहिब से भी उनका तारुफ करवाया। मेरी अम्मी एफ़ए पास और बहुत खूबसूरत खातून थी, मगर ज़्यादा बनाव सिंगार पसंद नहीं करती थी। वो हल्के से बनाव सिंगार में भी सब औरतों में नुमाया लग रही थी। सेठ साहिब को न जाने मेरी माँ में क्या पसंद आया, या फिर वो उनकी खूबसूरती से मुतासिर हुए। दावत के चंद दिन बाद वो पहली बार हमारे घर तशरीफ़ लाए। अब्बू हैरान थे कि उनके बॉस उनके घर तशरीफ़ लाए थे। वो अम्मी और मेरे लिए कुछ तोहफे भी लाए थे, जिन्हें हमने खुशी से कबूल कर लिया। अब्बू जान ने उनकी इस अनायत को अपनी इज़्ज़त अफजाई ख्याल किया और बहुत खुश हुए कि सेठ साहिब ने उनके घर आकर उनकी शान बढ़ाई थी। हमारे घर में यूँ तो हर तरह से सुकून था, लेकिन अब्बू माली हालात की वजह से अक्सर परेशान रहते थे। हम लोग किराया के घर में रहते थे। मेरे वालिद का घर तो था, मगर उनके वालिद उन्हें घर से बेदखल कर चुके थे। अब यहाँ मकान का किराया, बिल और देकर अखराजात में ही सारी की सारी तनख्वाह लग जाती थी। यूँ मेरे वालिद अक्सर मेरी वालिदा से दुख भरे लहजे में कहते कि मैं तुम लोगों को हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे पा रहा। यही सोचकर मुझे दुख होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम पर अच्छा वक्त भी आएगा और हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। अम्मी आगे से उन्हें हौसला देती कि आप साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ज़िंदगी गुजर रही है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। इसके बाद यूँ होने लगा कि सेठ साहब हफ्ता 10 दिन में एक बार हमारे घर आने लगे। वो अम्मी जान को भाभी कहते और मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते। जब आते मेरे लिए चॉकलेट्स, बिस्किट्स और खिलौने लाते। फिर मेरे अब्बू को कंपनी की तरफ से घर मिल गया और हम इस नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारे साथ वाले घर में भी अब्बू के कोलीग की ही फैमिली रिहाइश पसीर थी। एक रोज़ सेठ साहिब हमारे घर आए और अब्बू से कहने लगे, उस्मान मियाँ, हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। अब्बू हैरान थे कि न जाने वो कौन सी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। फिर जो खुशखबरी उन्होंने सुनाई, उसे सुनकर अब्बू खुश भी हुए और फिक्रमंद भी। खुश इसलिए कि कंपनी ने उनका ओहदा और तनख्वाह बढ़ा दी थी। फिक्रमंद इसलिए कि इस पोस्ट पर उनको अमेरिका जाना था। वो अपनी बीवी और बच्ची के बगैर नहीं रह सकते थे। सेठ साहिब ने, जिनको मैं अंकल कहती थी, मेरे अब्बू को तसल्ली दी कि अभी तो तुम बीवी और बच्ची को साथ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ वक्त लगेगा, मगर तुम्हारे अमेरिका सेटल होने के बाद
मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को भी तुम्हारे पास भिजवाने का इंतज़ाम कर दूंगा। तुम जानते हो कि इस पोस्ट पर मैं तुम्हारे अलावा भी जिसे भी भेजूंगा वो तो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा, बल्कि हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि वो जाए। मगर तुम मुझे सबसे काबिले भरोसा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तुम इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अब्बू ने फिर भी उनसे सोचने का वक्त मांगा। काफ़ी सोचो विचार के बाद उन्होंने अपने बॉस का मशवरा मान लिया और अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब्बू को ये था कि चलो अच्छा मौका मिल रहा है अपने हालात ठीक करने का, तो गंवाना नहीं चाहिए। हमारे साथ वाले घर में जो अब्बू के कोलीग और उनकी फैमिली रहती थी, उनसे अब हमारी काफ़ी बनती थी। लिहाजा अब्बू को ये हौसला हो गया कि चलो किसी का तो सहारा होगा और कुछ वक्त बाद ही वो हमें भी अपने पास बुला लेंगे। अब्बू के अमेरिका जाने के बाद घर में एक तरफ उदासी छा गई थी तो दूसरी जानिब खुशहाली भी आ गई थी, क्योंकि वो हर माह हमें काफ़ी रकम भिजवाने लगे थे। मैं तो खैर छोटी थी, मगर अम्मी फिर भी उनके लिए उदास रहती थी। मेरे वालिद की गैर मौजूदगी में अंकल जमशेद हमारे घर वक्तन फ़ोक्तन आते, मेरी अम्मी से खैर खैरियत दरियाफ्त करते और चले जाते। अक्सर वो हमें बहुत सी अशियाई ज़रूरत भी दे जाते थे। अम्मी भी उनके साथ थोड़ी देर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती, उन्हें चाय वगैरह देती, मगर उनके चेहरे से यही जाहिर होता था कि वो जैसे बातिल नख्वास्ता मेहमानदारी का ये फरीज़ा बस निभाने पर मजबूर हो। सेठ साहब के घर आने से उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं होती थी। मैं उन दिनों काफ़ी छोटी थी, नहीं जानती थी कि सेठ साहब मेरी अम्मी से किस किस्म की बातें कर जाते हैं। मैं तो बस कभी बाहर अपने खिलौनों से खेलने लगती और कभी टीवी देखने लगती। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि उनकी बातों से अम्मी को गुस्सा आ जाता है, मगर वो जब्त कर लेती हैं। खुदा जाने वो उनसे क्या बातें करते थे। 2 साल बाद मेरे अब्बू ने बताया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। यूँ 2 साल बाद मेरे अब्बू छुट्टी पर अमेरिका से पाकिस्तान वापस आए। सेठ जमशेद उनकी मौजूदगी में भी हमारे घर 1-2 बार आए। मेरे अब्बू हमारे पास आकर बेहद खुश थे। जब वो अमेरिका गए थे मैं बहुत छोटी थी, और अब उनकी मोहब्बत पाकर मैं भी हर वक्त उनके आगे पीछे मंडलाती थी। वो अब हमें छोड़कर वापस अमेरिका नहीं जाना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने सेठ साहब से कहा कि मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। मैं घर से दूर उदास रहता हूँ और इधर मेरी बीवी भी परेशान रहती है। आप जानते हैं कि इनका भी और कोई नहीं है। आप प्लीज़ मुझे यहीं पहले जैसी मुलाजमत पर बुलवा ले। ये सुनकर सेठ साहब खामोश हो गए और कहने लगे कि तुम जानते हो मैं तुम पर किस कदर भरोसा करता हूँ, तभी तो इतने सारे काम करने वालों में से तुम्हें वहाँ भेजा था और तुम भी मेरी तवक्कात पर पूरा उतरे। मगर अब मुख्तसर ये कि सेठ साहब नहीं चाहते थे कि वो अमेरिका से वापस आएँ, लेकिन मेरे अब्बू अब अमेरिका जाने को किसी सूरत तैयार न थे। वो अब हमारे साथ रहना चाहते थे। लिहाजा बहुत मजबूर करने पर आखिरकार सेठ साहब ने मेरे वालिद की बात मान ली। उन्होंने अब्बू को वतन तो बुला लिया, लेकिन कराची में जगह ना दी, बल्कि पेशावर अपनी कंपनी में भिजवा दिया कि कुछ माह वहाँ रहो। वो कंपनी अभी नहीं है, वहाँ कुछ अर्सा मुझे तुम जैसे काबिल आदमी की ज़रूरत है। कुछ ही देर में मैं तुम्हें कराची बुला लूँगा। तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी होगी और तुम हर माह या 2 माह बाद अपनी बीवी बच्ची से भी मिल सकते हो। अब्बू कुछ सोच में पड़ गए। फिर सोचा इतनी अच्छी मुलाजमत है, नई जगह उन्हें इतनी अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत नहीं मिलने वाली थी, और फिर पता नहीं कितनी देर तो मिले ना मिले। इस कंपनी में वो 6-7 साल से मुलाजमत कर रहे थे। उन्होंने सोचा अमेरिका से पेशावर फिर भी बेहतर था। लिहाजा उन्होंने अम्मी को भी समझा कर कि कुछ ही माह में मैं कराची आ जाऊंगा। अगर सेठ साहब ना माने तो मुलाजमत ही छोड़ दूंगा। ये उन्होंने पेशावर जाकर अपनी ड्यूटी संभाल ली। उन्हें वहाँ गए 3 माह हुए थे कि एक रोज़ हमें घर पर इत्तला मिली कि उस्मान साहब का पेशावर में एक्सीडेंट हो गया है और वो फौत हो गए हैं। इस जान का सदमे से मेरी अम्मी की हालत बिगड़ गई। हमारी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। अम्मी को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। इस सदमे का उन पर ऐसा असर हुआ कि वो काफ़ी अरसा अस्पताल दाखिल रही। अगर अंकल जमशेद यानी सेठ साहब मेरी अम्मी को सहारा न देते और काफ़ी अरसा तक अस्पताल में उनका इलाज ना करवाते तो अम्मी यकीनन इस सदमे से जांबड़ ना हो सकती थी। मगर ये अंकल की शायद मेहरबानियाँ ही थी। मेरी अम्मी घर आ गई, मगर वो पहले जैसी खुशबाश रहने वाली ना रही थी। अब्बू को फौत हुए 2 साल बीत गए। अंकल ने ना हमसे कंपनी की तरफ से दिया हुआ मकान खाली करवाया और ना ही कोई नोटिस दिया।
ہمیں ابو کی تنخواہ بھی ہر ماہ باقاعدگی سے کمپنی کی طرف سے مل رہی تھی، لہٰذا ہمیں مالی لحاظ سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ جب تیسرا سال شروع ہوا تو اچانک ابو کی تنخواہ روک لی گئی اور ہمیں مکان خالی کرنے کا بھی نوٹس دے دیا گیا۔ میری امی اب بے حد پریشان تھی کہ کدھر جائیں۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھر بھی نہ جا سکتی تھیں۔ وہاں پر ان کی بھابھیوں کا راج تھا اور وہ ایک دن بھی انہیں برداشت نہ کر سکتی تھیں۔ اوپر سے یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت کو روند کر میرے ابو کے ساتھ آئی تھیں۔ اب یقیناً میکے میں انہیں کوئی بھی اپنے گھر رکھنا قبول نہ کرتا اور نہ ہی ددیال والوں نے کبھی ہم سے رابطہ کرنا گوارا کیا تھا۔ ایک روز جب میں امی کے پاس ان سے باتیں کر رہی تھی، انکل جمشید ہمارے گھر آئے اور ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ امی سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی باتیں تو نہ سن پائی، لیکن ان کے چہرے مجھے دکھ رہے تھے۔ انکل جمشید نہ جانے انہیں کیا کہہ رہے تھے کہ وہ مسلسل انکار کرتی رہیں اور ساتھ روتی رہیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ مجھ سے لپٹ کر بے تحاشا روئیں۔ انہوں نے مجھے شدت غم سے بینچ کر ڈھنڈیا بھر کر کہا، ہائے میری بچی، اب تیرا کیا ہوگا؟ میں معصومیت سے انہیں تک رہی تھی کہ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان سے پوچھا بھی مگر انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ دوسرے روز انکل جمشید پھر آئے اور امی سے کہنے لگے، دیکھو عارفہ، میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھی بہتری ہے۔ اس دنیا میں تنہا سہارے کے بغیر جینا بے حد مشکل بھی ہے اور دشوار بھی، اور پھر تمہاری بچی کے مستقبل کا بھی سوال ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو۔ پھر یہ ہوا کہ میری امی نے ان کی بات مان لی اور خاموشی سے ان کی شادی سیٹھ صاحب سے ہو گئی۔ میں ماں سمیت ان کی بڑی سی کوٹھی میں آ گئی۔ انکل جمشید مجھ سے بھی پیار کرتے تھے۔ ان کے اپنے 5 بچے پہلی بیوی سے تھے۔ پہلی بیوی کو انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے رکھی تھی۔ 2 بچیاں وہ ساتھ لے گئی تھیں اور 3 بیٹے انکل نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ وہ تینوں بیرون ملک کے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی شادی کی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ میری امی سے شادی کر لینے کے بعد ان کے دوست احباب تو ان کی تعریف کرتے کہ وہ ایک بے کس و مجبور عورت کا سہارا بنے تھے، وہ بھی جو ان کے مرحوم ملازم کی بیوہ تھی۔ سبھی انہیں ایک عظیم انسان کے نام سے ہی جانتے تھے۔ دوسری طرف میری امی نے نہ جانے کس مجبوری کے باعث سیٹھ صاحب سے شادی کر لی تھی، مگر وہ بالکل بھی خوش نظر نہ آتی تھیں۔ میرے ابو کی جدائی کا صدمہ انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہاں مجھے ایک بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میں روز گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اسکول آتی جاتی تھی۔ گھر میں بھی ہمیں کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اب سمجھدار ہونے لگی تھی، لہٰذا اپنی ماں کو ہر دم بجھا بجھا دیکھ کر میں بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ تب یہی سوچتی کہ نہ جانے انہیں کون سی پریشانی ہے۔ وہ کبھی کبھی جب مجھے گلے لگا کر روتی تو کہہ بیٹھتی کہ اللہ تمہارے ابو کے قاتلوں کو سزا دے۔ میں آگے سے سوال کرتی کہ امی کن کو؟ وہ کہتی مجھے شک ہے کہ وہ اپنی موت نہیں مرے بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ میں سوال کرتی کہ امی آخر کس نے؟ وہ آگے سے خاموش ہو جاتی اور پھر کہتی یہ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو موت دی گئی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں آگے سے خاموش ہو جاتی۔ میں تب ان کی باتوں کو اچھے سے نہیں سمجھ پاتی تھی، اس لیے چپ ہو جاتی تھی۔ جب امی کی سیٹھ جمشید سے شادی ہوئی تو میں 8 سال کی تھی۔ 7 سال تک امی اس کے بعد زندہ رہیں۔ وہ بیمار رہنے لگی تھیں اور پھر ایک دن وہ مجھے روتا چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئی۔ ان کے دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ امی کے بعد ظاہر ہے کہ اب صرف انکل جمشید ہی کا مجھے سہارا رہ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں امی کی وفات کے بعد وہ مجھ سے آنکھیں ہی نہ بدل لیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ میرا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا۔ ان دنوں میرا 2nd ایئر چل رہا تھا اور انکل جمشید ہی میرے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ بتاتی چلوں کہ انکل جمشید نے میری امی کے نام ایک بنگلہ کر رکھا تھا جس میں وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن امی کی وفات کے بعد وہ واپس اپنے پہلے والے بنگلے میں ہی شفٹ ہو گئے تھے، لیکن میں اب بھی وہیں رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حالات بھی معمول کے مطابق رہے۔ میں آیا کے ساتھ امی والے بنگلے میں ہی رہتی تھی، جبکہ انکل جمشید اب کبھی کبھار میری خیریت دریافت کرنے آ جاتے تھے، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے دوسرے بنگلے میں ہی ہوتے تھے۔ جب امی حیات تھیں تب انکل کے پاس کبھی کبھار ان کے ایک دوست کا بیٹا باپ کی طرف سے کوئی کاروباری چیزیں دینے انہیں آیا کرتا تھا۔ میں نے 3-4 بار اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تھا۔
वो काफ़ी पुरकशिश था। मैं भी ख्वाबों की उम्र में दाखिल हो चुकी थी, लिहाजा दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती कि काश ज़िंदगी इस इंसान का हमसफ़र बनकर गुजरे। जबकि दूसरी तरफ ये भी जानती थी कि वो साहिब तो शायद मेरे जज्बात से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखा था। खैर, अब हालात बदल चुके थे। अब तो मैं अंकल की एहसानमंद थी कि वो मुझे तालीम दिलवा रहे थे और बिन वालिदैन के भी इस जालिम दुनिया में मैं सुकून से जी रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। एक रोज़ जब मैं पढ़ाई में मशगूल थी, अंकल मुझसे मिलने आए थे। वो मुझे बुलाकर हाल अहवाल पूछने के बाद कहने लगे कि फ़रीहा, मेरा एक दोस्त आजकल एक मसले के बारे में कुछ परेशान है। उसने मुझसे मशवरा मांगा है। मैं सोच बेजार में हूँ कि उसे क्या मशवरा दूँ। मुझे तुम ही कोई मशवरा दो, शायद मेरे काम आ सके। मैंने कहा, जी जी अंकल, पूछें। फिर कहने लगे, मेरे एक दोस्त की बेटी तकरीबन तुम्हारी उम्र की है। उसके लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन लड़के की उम्र ज़रा ज़्यादा है। बस तुम मेरी ही उम्र का समझ लो, मगर वो बेइंतहा दौलतमंद है। अब उसे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। तुम्हारी क्या राय है? मेरी तो समझ में ही कुछ ना आया कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। बस मैंने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि आपकी उम्र कुछ ज़्यादा तो नहीं है। हालांकि अंकल की उम्र उस वक्त 65 साल से किसी तरह भी कम ना थी, लेकिन चेहरे की सुर्खी और दौलत की फरावानी से वो अपनी उम्र से 4-5 साल कम नज़र आते थे। मेरे जवाब पर वो बेहद खुश हुए। बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे अच्छा मशवरा दोगी, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसके बाद एक रोज़ वो फिर आए और कहने लगे, फ़रीहा बेटी, आज अगर तुम्हारी अम्मी ज़िंदा होती तो वही तुमसे बात करती, लेकिन बेटी अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और माँ भी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूँ, ताकि तुम्हारी माँ की रूह को सुकून मिल जाए, क्योंकि इंसान की उम्र का क्या भरोसा। मैं चाहता हूँ कि तुम महफूज हाथों में हो जाओ। उनकी इस बात का भला मैं क्या जवाब देती। मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे अब आगे पढ़ाना ना पढ़ाना कली तौर पर उनके इख्तियार में था। मैंने कहा, अंकल जैसी आपकी मर्ज़ी। मेरा जवाब सुनकर वो कहने लगे, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत दौलतमंद भी हैं, मुझसे भी ज़्यादा। अनवर साहिब को तो तुम जानती हो ना कि कितने अच्छे इंसान हैं। बस उन्हीं के घर तुम जा रही हो। बस उन्होंने इतना ही कहा और मेरे सर पर हाथ रखकर चले गए। अनवर साहिब का सुनकर मैं खुशी से खिल उठी, क्योंकि अंकल के जिस दोस्त के बेटे का मैंने जिक्र किया था वो अनवर साहिब का ही बेटा था। मैं दिल में सोचने लगी कि कभी कभार दिल में रखी ख्वाहिश भी कितनी जल्दी पूरी हो जाती है। अंकल जमशेद की मेरी शादी की ख्वाहिश करने के आगे तो मैंने पहले ही सर झुका लिया था। ये भी जानती थी कि मुझे अपनी तालीम छोड़नी पड़नी थी, जिसका मुझे दुख ज़रूर था, मगर अब सोच रही थी कि मुझे इस कुर्बानी के बदले किस कदर अच्छा समर मिल रहा था। इस समर के आगे तो मैं खुशी खुशी तालीम छोड़ने पर तैयार थी। मैं बेहद खुश थी कि दिल की मुराद मिलने वाली थी। फिर एक दिन वो आए और कहने लगे, फ़रीहा बेटी, इधर आओ। तुम्हारा निकाह सादगी से होना करार पाया था, लिहाजा तुम इस कागज़ पर दस्तखत कर दो। ये तुम्हारा निकाह नामा है। यूँ मेरी मंगनी हुई, ना बारात आई। मैंने लड़के को ना उसके घर वालों को देखा। बस यूँ ही अंकल बिना पढ़े ही निकाह नामे पर मुझसे दस्तखत करा कर चले गए। मैं हैरान थी कि ये कैसी शादी और कैसा निकाह था जो बिना मौलवी और दुल्हा के ही हो गया था। हफ्ते बाद मेरी रुखसती का सामान आ गया। एक नहायत मुख्तसर सी तकरीब थी, जिसमें 7-8 लोग थे बस। अंकल के दोस्त की तो बेगमात आई। उन्होंने मुझे घर पर दुल्हन बनाया और उसके बाद वो मेरे पास ही बैठी रहीं। ना मैंने दुल्हा देखा और ना ही दुल्हा उस कमरे में आया कि जहाँ मैं औरतों के पास बैठी थी। उसके बाद मैं एक बड़े से बंगले से रुखसत होकर उससे भी ज़्यादा शानदार और बड़े बंगले में आ गई। मुझे एक सजे समरे कमरे में बिठा दिया गया। मैं फूलों भरी सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी और दुल्हा के कदमों की चाप का इंतज़ार कर रही थी। फिर अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने और किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, मगर जब दुल्हा ने मेरा घूंघट उठाया तो उन्हें देखकर जैसे मेरे होश उड़ गए। पहले तो मैं कहती रही, ये आप, मेरी शादी किससे हुई है? जब आगे से जवाब पा लिया कि सामने बैठे शख्स से ही मेरी शादी हुई है, तो मैं जैसे सुन होकर रह गई। ये अंकल जमशेद के बिजनेस पार्टनर अनवर साहिब के बेटे नहीं, बल्कि अनवर साहिब खुद थे। वो कई बार हमारे घर आ चुके थे और मैं भी उन्हें अंकल ही कहा करती थी।
वो अंकल जमशेद ही की उम्र के थे। बस मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए। उसके बाद तो मैं कई दिनों तक बस रोती रही। कहाँ जाती, मेरा तो कोई भी ना था। मुझे अंकल जमशेद पर बेहद गुस्सा था। उन्होंने मुझसे कितना बड़ा धोखा किया था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कारोबार के बंधन को मजबूत करने के लिए। शादी के जो अरमान हर लड़की के दिल में होते हैं, मेरे दिल में भी थे, मगर अब उन पर अंगारे बरस चुके थे। अनवर साहब यूँ तो अच्छे इंसान थे, मुझे उनसे कोई तकलीफ़ ना थी, मगर मेरा दिल उन्हें कबूल नहीं कर पा रहा था। मगर अब मुझ जैसी बेसहारा लड़की के लिए कोई चारा भी ना था। लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया था कि मैं अब अंकल जमशेद से अनवर साहब का सरमाया अलहदा करा कर ही दम लूँगी। बेशक नई उम्र में बड़ी ताकत होती है। मैंने भी अनवर साहब को अपनी मोहब्बतों इश्क में मुब्तला करके रफ्ता रफ्ता उनके दिल पर कब्ज़ा कर लिया। उनका भरोसा हासिल करके काफ़ी सरमाया अपने नाम करवा लिया। उसके बाद मैंने उनके कान अंकल जमशेद के ख़िलाफ़ बढ़ने शुरू कर दिए। मगर अनवर साहब बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। अपनी ज़िंदगी में तो वो अंकल जमशेद से अलहदा ना हुआ। अलबत्ता उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनका सरमाया अंकल जमशेद के कारोबार से अलग करने की ठान ली। अनवर साहब के एक बेटे के अलावा उनके बीवी बच्चे अमेरिका में रहते थे, जिसका इल्म मुझे उनसे शादी के बाद हुआ था। शादी से पहले मैं यही समझती थी कि उनका एक ही बेटा है। शादी के बाद उन्होंने मुझे अलहदा बंगले में रखा हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी और बच्चे भी यहाँ आ गए। उन्होंने आते ही उनका कारोबार संभाल लिया, रुपया पैसा जायदाद सब कुछ। अलबत्ता जो बंगला, रकम और जेवरात अनवर साहब मेरे नाम कर गए थे, वो मुझे कानूनी तौर पर मिल गए। उसमें भी सेठ जमशेद ने ही मेरी मदद की, वरना मुझे अनवर की बीवी और बच्चे तो फूटी कोड़ी भी ना लेने देते। आज अनवर साहब को फौत हुए 6 साल गुजर चुके हैं, मगर मैंने फिर शादी नहीं की। मेरी रूह जैसे बेसुकून बेचैन हो चुकी है। किसी आवारा पत्ते की तरह कभी इधर कभी उधर डोलती फिरती हूँ, मगर मुझे कहीं भी सुकून नहीं है। शादी के नाम से ही मुझे नफ़रत हो गई है। घंटों सड़कों पर कार दौड़ाती हूँ कि शायद मुझे कभी कहीं तो सुकून मिल जाए।